स्टूडेंट्स, सो टुडे आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हमने इस चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, पर इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। मैंने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रखा है, यू कैन गो एंड चेक। और अगर आपका मन नहीं है कि आप बार बार एनसीईआरटी से बार बार देख के रिवाइज़ करते रहें तो इट्स टोटली ओके। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है। ये मैंने बहुत इजी वीडियो बनाई है जिन बच्चों से ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि एनसीईआरटी की जो थोड़ी लैंग्वेज होती है वो हार्ड होती है। तो इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स भी आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे आपको, और आपका चैप्टर भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका दिल नहीं है बार बार कि आप पहले चैप्टर देखें, उसके बाद क्वेश्चंस करें और फिर उसके बाद अगर आपको रिवाइज करना तो फिर आप चैप्टर की वीडियो देखें, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ एक बार वीडियो देख लें चैप्टर की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको अगर रिवाइज करना है वो चैप्टर को, तो आप सिर्फ मेरी ये वाली वीडियो देखें। इससे आपको बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। So the first question is, what is the main activities of the people of village पालमपुर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी पालमपुर विलेज की। जो विलेज था वो पालमपुर, वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है, असलियत में मौजूद नहीं है। हमने एक इमेजिनरी विलेज लिया था, ठीक है। उसमें हमने इसलिए लिया था जिससे हम जान सके कि किसी जो गाँव होता है उसमें फार्मिंग कैसे होती है, कल्टिवेटिंग कैसे होती है, उसे देखने के लिए। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि मेन एक्टिविटी जो थी लोगों की, मतलब लोग उस जो विलेज था पालमपुर, उसमें क्या काम करते थे, मेन काम क्या था वहाँ का। तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। आपको याद रखना है फार्मिंग क्या थी, मेन एक्टिविटी थी। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज, और कुछ और भी एक्टिविटीज, सिर्फ फार्मिंग ही थी, खेती बाड़ी नहीं थी सिर्फ, उसके साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी। कुछ लोगों ने वहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रखी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी आप इसे कह सकते हैं। छोटे छोटे कारखाने खोल रखे थे अपने घरों में, या फिर एक दुकान छोटी छोटी खोल रखी थी। उसमें डेयरी का काम बहुत था वहाँ पर, मतलब मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो। ट्रांसपोर्ट का भी था, एक गाँव से दूसरे गाँव, जैसे हमने पढ़ा था मतलब चैप्टर में कि पालमपुर के आसपास भी बहुत सारे विलेज थे, तो ट्रांसपोर्ट का काम चलता था, जैसे कि राइस ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर जैगरी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ऐसे एटसेट्रा ये सब काम थे। फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी थी ही वहाँ की। लेकिन अगर आपको पूछा जा रहा है कि मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी आप क्या लिखेंगे, सिर्फ फार्मिंग इज़ अ मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। ओके, और अगर उसके साथ साथ ही आपको फिर लिखना पड़ेगा कि अदर एक्टिविटीज, सेवरल अदर एक्टिविटीज़ भी थी कुछ, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। पर ये किस पर थी, ये लिमिटेड स्केल थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम थी, ज़्यादा यूनिट में ये नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज आर नीडेड बाय दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अगर हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे हो गए हमारी फार्मिंग हो गई, या फिर अगर हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, इन्हें खोलने के लिए, चलाने के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज चाहिए होंगी, हमें ज़रूरत पड़ेंगी सोर्सेज की, हमें ये बताना है, ठीक है। कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ चीज़ नहीं प्रोड्यूस करनी है, प्रोड्यूस तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कोई कारखाना खोल रहे हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, कोई गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे हम कोई कपड़े की, मतलब वहाँ पे कढ़ाई हो रही है, सिलाई हो रही है, तो उससे क्या होगा, गुड्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, लैंड। सबसे पहले तो हमें लैंड चाहिए होगी, दुकान चाहिए होगी या घर चाहिए होगा, या फिर कोई लैंड चाहिए होगी जिस पर हम फार्मिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी हमारी, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड होगी मैन मेड आइटम्स। मैन मेड आइटम्स क्या होते हैं, मैन मेड आइटम्स होते हैं जैसे कोई कुल्हाड़ी हो गई। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर हम फार्मिंग करें तो नेचुरल रिसोर्स में, फार्मिंग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, लैंड। ओके, मैन मेड आइटम्स में हमें क्या चाहिए होगा, फार्मिंग में अगर हमें सोइंग करनी है सबसे पहले हमें उसे अच्छे से वो करना होगा, तो उसे हल जोतने के लिए हमें कुछ बैलगाड़ी या कुछ चाहिए होगी। ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब ह्यूमन एफर्ट चाहिए होगा, मैन की पावर चाहिए होगी, जैसे कि लोग उस पर काम करेंगे, चाहे वो किसान है या फिर वो किसी को हायर करके काम करवा रहा है, किसी वर्कर को, तो ह्यूमन एफर्ट चाहिए होगा, मतलब किसी इंसान की मेहनत चाहिए होगी। एंड मनी तो चाहिए होगी किसी भी काम की स्टार्टिंग के लिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, मनी एटसेट्रा। आर द सोर्स नीडेड बाय द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करें, चाहे वो फार्मिंग में हो गया,
और स्मॉल स्केल एग मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, डेयरी में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया, तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो आप इसे अच्छे से याद करें। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी याद कर सकते हैं, अपने माइंड में पहले आप बिठा लेंगे। जैसे आप फार्मिंग का ही एग्जाम्पल ले लेंगे, तो फार्मिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, आप खुद अपने से आंसर कर पाएंगे कि लैंड चाहिए होगा, लैंड भी चाहिए होगा, हमें मैन मेड आइटम्स भी चाहिए होंगी, किसान के एफर्ट्स भी चाहिए होंगे, मतलब मेहनत चाहिए होगी, हार्ड वर्क, और पैसे तो चाहिए होंगे। तो ऐसा आप कह सकते हैं। अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, What kind of transportation is used for connecting Palampur to these neighbors villages and towns? तो किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुआ था कनेक्ट करने के लिए पालमपुर गांव को दूसरे पड़ोसी गांवों से और टाउन से? ठीक है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुआ था? तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसका है बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। ठीक है, टोंगास बिल्कुल बैलगाड़ी जैसी होती है, पर उसे ना कोई जानवर नहीं, उसे कोई हाथ से मतलब ऐसे करके चलाता है, लेके जाता है कोई भी व्यक्ति जो उसे लेकर जा रहा हो। वुडन कार्ट भी वही होती है। बैलगाड़ी कोई कहते हैं, मतलब इसमें बैलगाड़ी नहीं होती, इसमें सिर्फ लकड़ी का बना हुआ होता है, वो भी इंसान चलाता हुआ लेके जाता है। मोटरसाइकिल्स भी थी, जीप्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए। ट्रैक्टर्स तो आप जानते हैं गांव में यूजुअली यूज़ होते ही हैं ज़्यादातर, और ट्रक्स में। अगर हमें किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है एक गांव से दूसरे गांव में या एक टाउन से दूसरे टाउन में, तो हमें कुछ ना कुछ इनमें से चाहिए। चाहे वो अगर हम कोई सामान उन्हें वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, तो मोटरसाइकिल्स हो गई, जीप्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बुलॉक कार्ट हो गए, टोंगास, वुड कार्ट्स, इन सब की हमें हेल्प चाहिए होगी, इनमें से किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अगर आपसे इतने सारे याद नहीं हो रहे, आप एनी 3 एनी 4 याद कर लें। The next question is how many families live in पालमपुर? तो हमें पता था पालमपुर एक छोटा सा गांव है, हमें पता है वो वैसे भी इमेजिनरी गांव है, मतलब इसलिए इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी हमने इसमें क्या था, वो छोटा गांव था, और इसमें कितनी फैमिलीज रहती थी? अबाउट 450 फैमिलीज रहती थी। ठीक है, और वो 450 फैमिलीज़ जो थी वो किसी एक कास्ट की या किसी एक ही मतलब सिर्फ एक ही रिलीजन की नहीं थी, वो बिलोंग करती थी, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट लिव इन पालमपुर। उन सब की जो कास्ट थी वो बहुत अलग अलग थी सबकी, कुछ एसटी थी, कुछ एससी थी। तो 450 फैमिलीज रहती थी, आपको याद करना है अबाउट 450 फैमिलीज। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन पालमपुर? येस, यू आर राइट, अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। सबकी कुछ कुछ अलग अलग कास्ट थी, लिव इन पालमपुर। और ठीक है, आपको ये भी बता दूं मैं साथ में, 450 फैमिलीज थी, इसमें जो अपर कास्ट थी उनके पास खुद के अपने लैंड थे, जबकि जो थोड़ी बैकवर्ड कास्ट थी उनके पास अपने खुद के कोई भी लैंड नहीं था। बहुत ही कम लोगों के पास खुद का लैंड था, या जिनकी जो कास्ट थी वो अपर थी उनके पास थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर? अब जब इलेक्ट्रिसिटी आई पालमपुर में, बिजली आई, तो उसका क्या बेनिफिट थे? बेनिफिट कहते हैं लाभ क्या क्या थे उनके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो हमें याद रखना है पालमपुर एक ऐसा गांव नहीं था जहाँ पे बिल्कुल बिजली नहीं थी या पानी वानी नहीं था, बहुत ही अच्छा गांव था पालमपुर, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन था। ठीक है, पालमपुर के जो घर थे उनमें सब में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ठीक है, बिजली कनेक्ट थी पालमपुर के ज़्यादातर घरों में। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। इलेक्ट्रिसिटी बिजली क्या करती थी? पावर देती थी किसको? ट्यूबवेल्स को। ट्यूबवेल्स क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको उसमें जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने एक फ़ोटो भी दिखाया था, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ट्यूबवेल्स वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उससे क्या होता है फील्ड में जो खेत होते हैं उनमें पानी खुद ब खुद आ जाता है, फिर हमें किसी रेन की ज़रूरत नहीं है, इरीगेशन के लिए हमें बारिश चाहिए पानी डालने के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा ये हुआ कि फसल अच्छी होगी, जब पानी अच्छा आएगा तो ट्यूबवेल को यूज़ करते थे फार्मर्स, एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता था, बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस थे उनमें भी बहुत हेल्प मिलती थी। जैसे कि कोई अगर बिजली का काम की स्मॉल बिजनेस होगा, जैसे कि कोई मशीन लगा ली छोटी सी, चाहे वो कंप्यूटर है, जेरोक्स की, प्रिंटिंग की, तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलती थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड foremost requirement फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, फोरमोस्ट कहते हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट को। ठीक है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, किस चीज़ की हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स की और सर्विसेज की। अगर हम कोई भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो इसका आंसर है द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ही आई थिंक ये पढ़ा था।
तो हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें लैंड नहीं लिखा था क्योंकि, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले एग्जांपल में क्या आता है, लैंड आता है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है हमारी, लैंड। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज की भी हमें ज़रूरत पड़ेंगी, सच एज वाटर। वाटर तो असेंशियल है, हमें कुछ भी कर रहे हैं, हम किस भी चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गुड सर्विस कुछ भी चाहिए, हमें वाटर की ज़रूरत हमें पड़ती है। फॉरेस्ट, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स, फॉरेस्ट हमको पता है फॉरेस्ट से हमें कितनी हेल्प मिलेगी, चाहे कोई फॉरेस्ट में चाहे कोई पेड़ है या फिर कोई भी चीज़ है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ में मिनरल्स, मिनरल्स इसमें कोई मिनरल खाने पीने वाली बात नहीं है कि जैसे वाटर में मिनरल होता है, ये मिनरल्स वैसी वाली बात है जैसे कॉपर, टिन, ये सब मिनरल्स में आते हैं। तो उसकी हेल्प पड़ेगी। अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है कॉपर की या टिन कुछ भी बनाने की, प्लेट्स बनाने की, स्टील, तो उसमें मिनरल्स की हेल्प पड़ेगी एटसेट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप याद रखें कि अगर हमें रिक्वायरमेंट, सबसे ज़रूरत हमें किस चीज़ की पड़ती है, अगर हमें प्रोडक्शन करनी है गुड्स और सर्विसेज की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है लैंड। ओके, और आप ये लिख सकते हैं कि लैंड की ज़रूरत पड़ती है और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, सच एज आप 1-2 लिख देना सिर्फ, जैसे कि वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया या फिर फॉरेस्ट। ओके, अब 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 मार्क में ज़रूर आएगा, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें प्लीज़। ओके, तो इसमें क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। वर्किंग कैपिटल, production requires a variety of raw material and some money during production to make payments. ओके, तो वर्किंग कैपिटल मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जब हम किसी नई चीज़ को करने, मतलब कोई भी, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रोड्यूस तो हम बिज़नेस में ही करते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर के भी सेक्टर की बात करें, क्योंकि गांव की बात हो रही है पालमपुर, और पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या थी, फार्मिंग थी। तो खेती बाड़ी की भी बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए होगा। अब फार्मिंग कर रहे हैं हम, कुछ उगा रहे हैं उसमें, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमने मिट्टी में खाद डाल के उगे, नहीं ना, हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल में सीड्स चाहिए होंगे। कच्चा माल सीड ही तो होगा अगर हम किसी फार्मिंग की बात करें। और अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम कर रहे हैं किसी की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे कपड़े बनते हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल के लिए हमें चाहिए होगा धागे, जिससे कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कच्चा माल चाहिए होगा। ठीक है, और सब मनी, पैसे तो हमें ज़रूर चाहिए, हमें हर प्रोडक्शन के जो स्टेज होती है उस पर मनी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मनी और रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जिससे हम क्या कर सकें, पेमेंट बना सकें। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और मनी से क्या होगा, हम एक तो पेमेंट कर पाएंगे, दूसरे को अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं अपने फार्मिंग पे, अपनी इंडस्ट्री में, तो हम उसे हायर करेंगे तो उसे सैलरी या वेज तो हम देंगे पर डे के लिए या पर मंथ में सैलरी देंगे। तो उसके लिए हमारे हाथ में क्या होना चाहिए, मनी इन हैंड होनी चाहिए। एंड अगर हमें कुछ ज़रूरी नेसेसरी आइटम्स को बाय करना है, ख़रीदना है, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मनी। ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल, और इन्हीं चीज़ को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जब भी हम, ध्यान से सिंपल भाषा में एक और बार समझा रही हूँ, वर्किंग कैपिटल होता क्या है, जब भी हम किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हर प्रोडक्शन में क्या रिक्वायर होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन में, हमें वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, अलग अलग तरीके की हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो सीड्स हो गए, या अगर हम किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, या अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, अगर कोई चीनी की इंडस्ट्री खुल रही है तो शुगर कैन की, तो शुगर कैन क्या होगा, गन्ना क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, और हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हो कि वर्किंग कैपिटल आए तो आप सिर्फ 2 बातें याद रखो, एक हमें रॉ मटेरियल चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, मनी। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल से क्या होगा, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, मनी से क्या होगा, मनी से हम पेमेंट्स कर पाएंगे दूसरों को, चाहे वो हम हायर करें किसी वर्कर को, और बाय कर पाएंगे हम अदर नेसेसरी आइटम्स। ठीक है, दीज इंक्लूडेड इन द, लास्ट में आप ये लिखते, दीज इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल्स। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल मीन। हमने अभी पढ़ा वर्किंग कैपिटल, अब इसमें मैं डिफरेंशिएट बताती हूँ। वर्किंग कैपिटल में जब हम काम करना शुरू करें किसी भी प्रोडक्शन में, तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल्स का और मनी का। ठीक है, हमें ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी और यही इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, वर्किंग कैपिटल में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको तो बताती हूँ, ह्यूमन कैपिटल में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप उसे स्किल्स कह लो, नॉलेज कह लो, ठीक है, एक ही बात है। स्किल्स में मतलब ये है कि, नॉलेज तो ये है कि हमें ज्ञान होना चाहिए जो भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो हम कोई न्यू एंटरप्राइज बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर कोई फार्मिंग करने जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि फार्मिंग आती नहीं है बस हम करने स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ना हमें कोई प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जो भी हम काम करने जा रहे हैं, नया प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर, और एंटरप्राइज जो भी हम खोलने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे पास थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए। उन दोनों को मिलाकर जब हम एक साथ पुट टुगेदर मतलब रखेंगे या उसके साथ एक दूसरे को मिलाकर काम करेंगे, लैंड के साथ लेबर एंड फिजिकल कैपिटल and produce an output either to use yourself or to sell in the market, this is called human capital। तो सिंपल भाषा में लिखा है एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। जब हमें देखो, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, जब हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक एंटरप्राइज जब हम खोलने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम साथ रखेंगे, किसको, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। जब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होती है अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हमें लेबर चाहिए होती है। लैंड तो हमने ले लिया, चाहे वो हमने एक छोटी सी दुकान ले ली जिसमें हम क्या कराएंगे, बिजनेस कराएं, मतलब स्टार्ट करेंगे छोटा सा एक कारखाना। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर कुछ लोगों की लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम वेजेस देंगे या फिर सैलरी देंगे, तो वो लेबर होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल कैपिटल क्या होती है, जिस चीज़ से वो काम स्टार्ट करेंगे, चाहे फिजिकल कैपिटल में क्या आएगी, रॉ मटेरियल आ गया या फिर कोई मशीन, चाहे मशीन से हम कुछ काम करवा रहे हैं वर्कर से, तो फिजिकल कैपिटल में मशीन्स आती हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, जिससे क्या होगा, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनेगा, कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कोई भी गुड जनरेट होगा। चाहे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से मिलाकर वो कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़ा क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। एदर टू यूज़ योरसेल्फ, चाहे वो जो कपड़ा बन रहा है वो हम खुद, जो ओनर है जिसने एंटरप्राइज स्टार्ट करी है, वो खुद यूज़ कर रहा है या फिर उसे सेल कर रहा है मार्केट के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है और क्या चाहिए होती है, मनी। ठीक है, ये इंक्लूड करती है वर्किंग कैपिटल। और अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो इसमें हमें क्या चाहिए होगी, सबसे पहले हमें नॉलेज चाहिए होती है। फिर हम एंटरप्राइज खोलने के लिए हमें नॉलेज चाहिए होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को साथ में रखेंगे, किस किस चीज़ों को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम प्रोड्यूस करेंगे कोई सा भी आउटपुट, चाहे वो कुछ भी हम बना रहे हैं, चाहे वो अगर हम फार्मिंग की बात करें तो वीट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो प्रोड्यूस होगा आउटपुट, उसे हम यूज़ करेंगे या तो खुद के लिए या फिर उसे सेल कर देंगे, बेच देंगे मार्केट में। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसे इलेबोरेट करके हमें लिखना पड़ेगा एक एक को। तो 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो 4 उसके मेन फैक्टर्स हैं जिससे हम कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। लैंड पे हमने क्या करना स्टार्ट करा, आपको पता है लैंड पे हमने, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फार्मिंग करनी स्टार्ट करी। उसके बाद हमें लेबर चाहिए होगी, जिस पे हम उस पर चाहे हम किसान को हायर कर रहे हैं या फिर कुछ अगर हमें हार्वेस्टिंग करानी है, जब हमारा जो वो है जो हमारी फसल है वो उग गई है तो हमें उसे कटवानी है, तो हम किसी लेबर को हायर करेंगे जिससे वो कटवाएंगे, उसे पर डे की वेजेस देंगे। और उसके बाद फिजिकल कैपिटल, कुछ ना कुछ हमें चाहिए होगा। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो हमें एक ट्रैक्टर चाहिए होगा जिस पर हम फसल पे चलाएँ, वो जिससे जो खाद है वो अच्छे से उसमें सॉइल डिजॉल्व हो जाए सॉइल में, ऐसे। तो फिजिकल कैपिटल मशीन को कहते हैं। एंड ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, प्रॉफिट को। इसे आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट होती है। Now the 10th question is, what was the main reason behind the growth of 3 different crops in a year in पालमपुर। तो क्या मेन रीज़न थी कि अब पालमपुर में अलग अलग तरीके की क्रॉप एक ही साल में उगाई जा रही थी, तो इसका मेन रीज़न क्या था। द मेन रीज़न वॉज द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब अलग अलग तरीके की जो फसलें हैं वो उगाई जा रही हैं पालमपुर के अंदर, वो भी एक ही साल में, तो उसका मेन रीज़न क्या था, वेल डेवलप्ड, मतलब बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ हुआ सिस्टम, किसका, इरिगेशन का, पानी देने का। ठीक है, तो इरिगेशन का सिस्टम कैसे डेवलप था, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें कितना फ़ायदा हुआ है पालमपुर में। तो पालमपुर में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल जनरेट हो जाती थी, पावर जनरेशन हो जाती थी ट्यूबवेल में, और उससे जो पानी था वो इरिगेट हो
जाता था किसमें, फार्म पर या फिर किसी भी लैंड पर जहाँ पे भी फार्मिंग हो रही हो। तो इरिगेशन का सिस्टम बहुत अच्छे से वेल डेवलप था, इसलिए यही मेन रीज़न था, कारण था किस चीज़ का, ग्रोथ ऑफ 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। डिफरेंट 3 जो क्रॉप्स थी वो उगाई जा रही थी पालमपुर में, ठीक है। और 3 डिफरेंट क्रॉप्स कौन कौन सी थी, खारिफ, राबी, ओके। और एक सीजनल क्रॉप होती थी, चाहे वो पोटैटो उग रहा है या फिर कोई और सी भी, जैसे मेलन हो गया है, कोई भी फ्रूट या कुछ भी जो वेजिटेबल होती थी वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज मल्टी क्रॉपिंग मीन। अब मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशन है, आपको शायद में जब पढ़ रही होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो इसमें क्या है कि 1 साल के अंदर हम एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा अगर क्रॉपिंग करते हैं या फसल उगाते हैं, उसी को हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, एक फार्मर के, जैसे हमने पढ़ा था पालमपुर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, मतलब सबको एक जैसा लैंड नहीं मिला हुआ है, किसी किसी को तो बहुत ही ज़्यादा लैंड मिला हुआ है और किसी किसी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लैंड मिला हुआ है कि वो एक भी जो फसल है वो भी बहुत मुश्किल से उसमें उगाई जा रही थी, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, कहाँ पर, पालमपुर में, ठीक है। सपोज़ करिए, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि ये एक लैंड है, ठीक है, एक फार्मर का, उस पर वो क्या कर रहा है, उसके 2 पार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो उगा रहा है कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे वो वीट उगा रहा है, ठीक है, वीट उगा रहा है, और यहाँ पर वो उगा रहा है मेज़, ठीक है, या फिर आप राइस कह लें, ठीक है। तो ये अलग अलग उसने डिवाइड कर दिया अपने लैंड को 2 हिस्सों में, और यहाँ पे वो किसकी खेतीबाड़ी कर रहा है, वीट की और यहाँ पर मेज़ की, ठीक है। तो उसने 2 में डिवाइड कर दिया, और अगर वो चाहता है उसे 3 में भी डिवाइड कर सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे वो कोई सा फ्रूट उगा ले अपने लिए, या फिर सेल करने के लिए मार्केट में, कोई सीजनल फ्रूट हो गया, या फिर किसी और चीज़ की हुई, यहाँ पे राइस की कर सकता है। तो ऐसे उसने अपने जो एक ही जो पूरा उसका लैंड है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उस पर वो क्या कर रहा है, अपनी फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। और या फिर वो पूरे एक पर भी सिर्फ एक फार्मिंग कर सकता है, तो उसे हम सिंगल फार्मिंग कहेंगे, मतलब सिंगल क्रॉपिंग कहेंगे, या अगर वो एक से ज़्यादा कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, यस यू आर राइट, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हमने मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ लिया, तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग करने से आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें क्या बेनिफिट, क्या लाभ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन वे है जिससे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को एक ही सिंगल पीस ऑफ लैंड पर। अब हमारे पास एक लैंड है, उस पर हम बस एक ही पे हम बस वीट उगाए जा रहे हैं, तो उससे हमारा प्रोडक्शन सेम का सेम रहेगा। और अगर हम उस पर स्टार्ट कर दें, उसे एक ही लैंड को एक से ज़्यादा क्रॉपिंग स्टार्ट कर दें उसी लैंड पर हम, या उसे डिवाइड कर दें 2 से या 3 हिस्सों में, तो उसमें हम अलग अलग तरीके की जो क्रॉपिंग है वो कर सकते हैं, और उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिट द इंडियन फार्मर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कैसे बेनिफिट करा, लाभ पहुंचाया इंडियन फार्मर्स को, जो भारतीय किसान हैं उनको। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s, आपको याद रखना है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो 1960s के लेट में आया है, और अगर मैं एग्जैक्ट आपको ईयर बताऊं तो ये 1965 में आया है, ठीक है, आप याद नोट कर लें, ये 1965 में आया है। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा है भारतीय फार्मर्स को क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इसे HYV सीड्स भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं इसे, और HYV सीड्स भी कहते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है, ये सीड्स आए थे, बीज आए थे, जिससे हम जब उगाएंगे, जो फार्मर्स हैं वो जब उसे उसमें ज़मीन में उगाएंगे, सो करेंगे, बोएंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। इससे जो प्रोडक्शन था किसी भी क्रॉप का वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसे हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस जो करते, मतलब जब हमने इसे बोया, सो करा लैंड में, तो प्रोड्यूस हुआ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन, ठीक है, चाहे वो किस भी, और ये मेन किस में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपको याद रखना है, सिर्फ राइस और वीट में ज़्यादा आया था, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किस में हुआ है, वीट में यूज़ हुआ है, ओके। तो प्रोड्यूस करता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, एक एक प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेन उगा हुआ आता है इससे यूज़ करने से, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करने से। और ये किसने प्रोड्यूस करा है, यस यू आर राइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये 1965 में आया था, अगर मैं एग्जैक्ट ईयर बताऊँ।
Now question number 14, how was land resources affected by modern farming methods? अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था अभी इससे पहले ही वाला हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उस समय फ़ायदा तो बहुत हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल था वो बढ़ गया था, एक एक सिंगल क्रॉप पे इतनी सारी ग्रेन आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो ये मॉडर्न फार्मिंग कहलाई जाएगी क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी आई है। अगर हम इसकी बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन मॉडर्न फार्मिंग की, तो मॉडर्न फार्मिंग से हमें कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो अफेक्ट करता है हमारी लैंड रिसोर्सेज को, लैंड को, मतलब ठीक है कैसे, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, हमें पता है लैंड जो है, ज़मीन जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स हमें नेचुरली मिलती है, ठीक है, नेचर से। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़, और हमें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ है कि जब हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बार बार नहीं मिलते हैं, वो एक ही बार मिलते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो साइंटिफिक रिपोर्ट से हमें पता चला है, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट से उन्होंने बताया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ही केमिकल्स होते हैं, चाहे उसकी फर्टिलाइज़र्स की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जिससे क्या हो गया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा लैंड है, उसका ओवर यूज़ हो गया है कि अब उसमें अच्छी फसल उसमें नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉइल है उसके अंदर इतना केमिकल चला गया है कि अब उसमें जो हम कह सकते हैं जो क्रॉपिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो हमें जो मॉडर्न फार्मिंग का मेथड है उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाउ डू फार्म लेबरर्स गेट वेजेस इन पालमपुर। तो जो फार्म लेबरर्स थे, मतलब जो काम करते थे दूसरे के फार्मिंग मतलब लैंड पर, तो उनके जो वेजेस थे वो कैसे पाते थे, पालमपुर के जो लेबर्स थे, मज़दूर जो थे। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड क्रॉप। तो उन्हें जो वेजेस मिलते थे वो ज़रूरी नहीं था कि हमेशा पैसे ही मिले, कभी कभी दिहाड़ी मिलती थी उन्हें, मतलब पर डे के उनके हिसाब से उन्हें पैसे मिलते थे, चाहे वो 200 रुपये हों, 100 रुपये हों। और कभी कभी अगर उन्हें पैसे नहीं देते थे जो ओनर थे उस फार्म के, ज़मीन के, तो वो क्या देते थे उन्हें, सिर्फ काइंड ऑफ क्रॉप, जो वो क्रॉप उगाते थे वही उसे पैसों के माध्यम में दे देते थे। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, और कभी कभी जैसे पर डे पैसे नहीं दे रहे तो सिर्फ एक दिन का खाना दे दिया, अगर एक दिन पैसे नहीं दे तो एक दिन का खाना दे दिया, तो ऐसा मील्स भी दे देते थे। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और जो पैसे थे, वेजेस जो दिन पर डे की जो उनके सैलरी होती थी, पैसे होते थे, वो वेरी मतलब वो उनकी डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप पे, मतलब डिफरेंट क्रॉप के डिफरेंट पैसे होते थे, कोई फिक्स नहीं होता था। चाहे अगर हम राइस की कर रहे हैं तो 200, और अगर वीट की भी कर रहे हैं तो 200, या मेज़ की भी कर रहे हैं तो 200, ऐसा नहीं था, सबकी डिफरेंट की। फॉर एग्जांपल राइस की अगर 150 है और वीट की अगर हमारी 50 है, तो ऐसे अलग अलग थी। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, और क्रॉप टू क्रॉप भी अलग थी जो वेजेस थे पैसे उनके, और फार्म एक्टिविटीज़ में भी अलग थे, चाहे वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं, या पानी इरिगेशन दे रहे हैं उनके जो ओनर है उसके लैंड को, तो उन सब के पैसे अलग अलग थे, किसी के फिक्स्ड वेजेस नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ स्मॉल फार्मर्स मैनेज द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, और आप भी इसे ध्यान से समझना कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, आपको पता है स्मॉल फार्मर्स किसे कहते हैं, हम स्मॉल फार्मर्स उन्हें कहते हैं जिनके पास खुद का अपना खुद लैंड नहीं होता है, ठीक है, जो दूसरे के लैंड पर काम करते हैं। तो हम बात करें स्मॉल फार्मर्स की, तो वो कैसे मैनेज करते थे कि जब वो दूसरे का लैंड किराए पर लेते थे तो उसमें फसल उगाने के लिए, तो वो कैसे मैनेज करते थे कि वो कैपिटल ला पाए। कैपिटल मैंने आपको बताया मशीन्स। अब अगर हमें खेती बाड़ी भी करनी है फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, तो ट्रैक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी, या फिर बुल की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसे जो गायें होती हैं, वो जो भैंस होती हैं वो चरती हैं, उसके अंदर जाती हैं। तो अगर हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो बुल जो है वो काम करेंगी, तो वो सब नीड वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा फार्मिंग के लिए। तो स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। अगर उसे कैपिटल, मशीन्स है, ट्रैक्टर्स है, इन्हें अगर लाना है तो उसे अरेंज करना पड़ेगा कैसे, टू बोरो मनी, उसे किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, चाहे वो लैंड ओनर हो गया, बैंक में। तो इसमें हमने पढ़ा था कि बैंक में बहुत मुश्किल से पैसे मिलते थे, क्योंकि उन्हें अपनी कोई ना कुछ ज़रूर जो कीमती चीज़ होती थी वो बैंक के पास रखवानी पड़ती थी, जब भी उन्हें लोन मिलता था। तो स्मॉल फार्मर्स इन सब चीज़ों से बचने के लिए किससे लोन ले लेते थे, जो लैंड होल्डर्स होते हैं, या फिर जो बड़े जो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे हाई इंटरेस्ट रेट पर बोरो कर लेते थे पैसे, जो बहुत ज़्यादा ही ब्याज चार्ज करते थे स्मॉल फार्मर्स के ऊपर।
ठीक है। तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, बोरो करनी पड़ेगी मनी टू अरेंज द कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल। अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में, लैंड और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, हमें पता है। वेयर इज़ मनी इज़ मैन मेड। अगर कैपिटल में क्या आता है, जैसे मशीन्स आती हैं और मनी भी इसी के अंदर आती है, क्योंकि कैपिटल में हमें मनी की भी ज़रूरत रहती है, पैसों की भी ज़रूरत रहती है, और साथ ही साथ मशीन्स की, ट्रैक्टर्स की, और भी कोई अगर प्रिंटिंग मशीन है, कुछ भी चीज़ की हमें ज़रूरत रहती है। तो हमें पता है लैंड क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, और कैपिटल क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। पैसे भी मैन ने बनाए हैं और मशीन्स भी मैन ने बनाई हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर इज लैंड इज़ फिक्स्ड। और हम ये पॉसिबल है कि हम अपनी कैपिटल तो बढ़ा सकते हैं, पैसे और ज़्यादा कमा के हम अपने पैसे बढ़ा सकते हैं, मशीन्स हम और ज़्यादा बना के और ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो लैंड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, लैंड को हम नहीं बना सकते, लैंड नेचुरली हमें नेचर से मिलता है, तो इसे हम नहीं बना सकते। इसलिए हमसे पहले भी कहा गया था कि लैंड की यूज़ करने में हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। नाउ अब हम फार्मिंग पढ़ रहे हैं। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि पालमपुर में सिर्फ फार्मिंग थी, तो ऐसा नहीं है। अब एक क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 18 आया है, जिसमें हमें पढ़ना है नेम द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। अब फार्मिंग को छोड़कर, नॉन, आपको पता है किसे कहते हैं, जो मतलब नॉन फार्म मतलब होता है फार्मिंग को छोड़कर, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी पालमपुर के अंदर। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, डेयरी फार्मिंग मैंने बताया था, मिल्क प्रोडक्ट्स की, इन सब की थी, मतलब जो मिल्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, घी, इन सब की भी मतलब बहुत ज़्यादा डेयरी फार्मिंग थी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, मतलब छोटे छोटे वहाँ पे कारखाने थे, स्मॉल स्केल थी, बिग स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, सिर्फ छोटे छोटे कारखाने थे। ट्रेड होता था, मतलब जो किसानों के पास जब वो कोई फसल उगाते थे और वो ज़्यादा हो जाती थी, मतलब जब वो उगा लेते थे फसल, तो अगर वो ज़्यादा सरप्लस में है, ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो उसे अपने तो घर का रख लेते थे अलग से बचा के, जो भी वो उगा रहे हैं फसल, और जो एक्स्ट्रा होता था उसे वो क्या करते थे, सेल कर देते थे मार्केट में। तो उससे क्या होगा, ट्रेड होगा। एक से दूसरी जगह अगर हम मार्केट में उसे सेल करें तो उससे ट्रेड होता है। शॉप कीपिंग भी थी, छोटी छोटी शॉप्स भी थी, जैसे जनरल स्टोर्स होते हैं या फिर कपड़े की दुकान, इन सब चीज़ों की। एंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी था पालमपुर में, आपको याद रखना है, क्योंकि पालमपुर के आसपास जो नेबर विलेजेस थे और टाउन्स थे, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करते थे जैगरी, या फिर आप कह सकते हैं व्हीट, राइस, जो भी उनके गांव में फसल उगती थी उसे वो दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट करते थे और बेच के आते थे दूसरे गांव में। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज़ डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस इन पालमपुर। अब हमें पढ़ना है कि डेयरी फार्मिंग, जो दूध की, जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कैसे प्रैक्टिस्ड होते हैं, मतलब कैसे चलती थी डेयरी फार्मिंग पालमपुर में। मैनी फैमिलीज सेल द मिल्क ऑफ देयर बफेलोज। कुछ जो मतलब पालमपुर में जो रहने वाली फैमिलीज थी वो सेल करती थी मिल्क, क्योंकि उन्होंने क्या पाल रखी थी, बफेलोज, इन नियर बाई विलेज रायगंज। हमें पता था कि वहाँ पे एक उसी बिल्कुल जो पालमपुर है उसके मतलब नेबर जो सबसे ज़्यादा करीब विलेज था वो रायगंज था, थोड़ा सा ही डिस्टेंस का उसमें फासला था। ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर टाउन, और वहाँ पे एक छोटा सा शाहपुर टाउन भी था, हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। तो क्या कर रखा था, जो ट्रेडर्स थे शाहपुर के टाउन के, वो क्या करते थे, उन्होंने सेटअप कर रखा था एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर था वहाँ पर, CCC, जो क्या करते थे वहाँ पे रायगंज में उन्होंने सेटअप कर रखा था शाहपुर के टाउन ने। ये शाहपुर टाउन और रायगंज ये दोनों नेबर थे किसके, पालमपुर के। रायगंज एक विलेज था और शाहपुर एक टाउन था। ठीक है, तो इसने शाहपुर टाउन ने क्या सेट कर रखा था, एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर कहाँ पर सेटअप कर रखा था, रायगंज में, जहाँ पर क्या होता था, मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। जहाँ से जो मिल्क होता था वो ट्रांसपोर्ट होता था रायगंज में दूर दूर कंट्री मतलब टाउन्स और सिटीज़ से। ठीक है, आता था कहाँ पर, रायगंज में, वो भी किससे, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर से, और किसने से सेटअप कर रखा था, शाहपुर टाउन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर सेटअप इन पालमपुर। ठीक है, किस किस तरीके की
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप थी कहाँ पर, पालमपुर में। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मैथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। जो मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करें कारखानों की, जैसे मैं इतने टाइम से बोलती आ रही हूँ कारखाने, तो जो कारखाने थे हमने स्टार्टिंग से बढ़ जा रहे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चर होती थी चीज़ें। तो पालमपुर में वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, साधारण थी, प्रोडक्शन होता था सिंपल थिंग्स का, कोई मतलब जाइंट या बड़ी सी थिंग नहीं बनती थी। जैसे हम बात करें सिंपल कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो पाती थी, या फिर किसी भी चीज़ की, जैसे खिलौने हो गए छोटे छोटे, ऐसे सिर्फ इन चीज़ों की प्रोडक्शन होती थी। एंड ये डन होती थी स्मॉल स्केल, छोटे तरीके में, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे कारखाने होते थे। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स। इसे हम स्मॉल स्केल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पर होती थी, कैरिड आउट होती थी, या तो ये होती थी घर पे, होम पर उन्होंने कोई आगे का हिस्सा खाली करके घर का ही वो कारखाना बना लिया, उसे मैन्युफैक्चरिंग का बना लिया। और इन द फील्ड्स, या फिर फील्ड्स में, जैसे हमने बताया फील्ड्स में से फार्मिंग नहीं होती थी, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और इसमें भी किसी दूसरे लोगों को नहीं हायर करते थे, जैसे कि किसी वर्कर को हायर करो, वो किसकी हेल्प लेते थे, अपने खुद की फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेते थे। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के हमने सारे 1 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे लग रहा है कि आपको इसी वीडियो से ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें पालमपुर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को देख लें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर से कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।